नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिस्ट्री 365 में। मेरा नाम है चंद्रेश उपाध्याय और आप देख रहे हैं हिस्ट्री 365। जैसा कि आप सभी को पता है कि एमए और बीए की जो सीरीज है वो हमारी हो रही है और उस पर हम लगातार आपका जो क्लास है वो देख रहे हैं। तो कल की जो हमने क्लास की थी वह था हमारा गुप्त वंश के ऊपर आधारित और हमने समुद्रगुप्त के बारे में जो सारी जानकारियां थी वो आपको दी थी। और आज हम गुप्त वंश के अगले शासक यानी समुद्रगुप्त के बाद जो हमारे अगले शासक आते हैं हम उनके ऊपर आज का जो हमारा सेशन है वो आधारित होगा। तो हम आज देखेंगे कि रामगुप्त के बारे में और चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में जो सारी बातें हैं हम उसके आधार पे आज का जो हमारा क्लास है उसी पे आधारित रहेगा। तो सबसे पहले हम चंद्रगुप्त रामगुप्त के बारे में देखेंगे। रामगुप्त के बारे में आपको बता दें कि चंद्रगुप्त जो द्वितीय थे उनके बड़े भाई के रूप में हमें देखने को मिलता है, यानी समुद्रगुप्त के हमें दो पुत्र देखने को मिलते हैं। पहला रामगुप्त, यहाँ पे मैं लिख देता हूं समुद्रगुप्त के दो पुत्र हमें देखने को मिलता है, पहले रामगुप्त और दूसरा जो है चंद्रगुप्त द्वितीय। रामगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय। जो चंद्रगुप्त द्वितीय थे ये दत्त देवी की संतान थे। अभी मैं आगे आपको इनके बारे में बताऊंगा। सबसे पहले हम रामगुप्त के बारे में देखेंगे कि रामगुप्त के बारे में जो हमें जानकारियां देखने को मिलती है, जो प्रमाण देखने को मिलती है, जो कहानियां देखने को मिलती है वो इनके बारे में जो है पुष्टि होती है, यानी कि जिन नाटकों के माध्यम से हमें सबसे ज्यादा इनके बारे में जानकारियां प्राप्त होती है कि इनके जीवन में कैसा हुआ, इनका जीवन का शासन काल कैसा रहा, वह हमें देवी चंद्रगुप्तम विशाख दत्त की एक नाटक है। आपको बता दें कि विशाख दत्त की एक नाटक है जिसका नाम है देवी चंद्रगुप्तम। उसमें हमें इनके बारे में जो जानकारी है वो देखने को मिल जाती है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ विशाख दत्त का देवी चंद्रगुप्तम। यह जो नाटक है वह इनके बारे में जो हमें स्रोत के रूप में एक कह सकते हैं, एक जानकारी के रूप में जो हमें है वो हमें इसमें जानकारी देखने को मिल जाती है। देवी चंद्रगुप्तम जो है उसमें हमें इनके बारे में जो जानकारियां हैं वो मिल जाती हैं। इनके शासन काल के बारे में कुछ जो कह सकते हैं कि छाया जो है वह इनके बारे में पड़ जाती है। और एक बात आपको बता दें, किसी भी गुप्तकालीन अभिलेख में रामगुप्त का हमें जो अंकन देखने को नहीं मिलता। किसी गुप्तकालीन अभिलेख में हमें रामगुप्त के ऐतिहासिक होने का यानी कि उनके शासन करने का जो प्रमाण है वह देखने को नहीं मिलता। तो आप इसको नोट कर लीजिएगा। और मैं आपको बता दूं कि जो रामगुप्त थे ये समुद्रगुप्त के पहले पुत्र, ऐसा माना जाता है कि ये पहले पुत्र थे और इन्होंने समुद्रगुप्त की मृत्यु के बाद इन्होंने इनका शासन जो था उसको संभाला था। उसके बाद आप देखेंगे कि इनके ही शासन काल में, यानी कि ऐसा हमें वर्णन देखने को मिल जाता है कि रामगुप्त के शासन काल में शकों का आक्रमण होता है। रामगुप्त के शासन काल में शकों का आक्रमण जो है वह होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो शक उस समय थे वह गुजरात के साइड में अपना जो था वो निवास करते थे, यानी गुजरात का जो इलाका था वह शकों के आसपास हमें देखने को मिलता है। यानी कि मैंने आपको जब आपको बता दें कि ये जो गुजरात का साइड है, यानी गुजरात का जो वाला जो भाग है भारत का, इस वाले इलाके में हमें यह देखने को मिल जाते हैं। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि जो गुजरात का इलाका है यहाँ पे शक शासक कर रहे थे। यहाँ पे एक कठवाड़िया ऐसा नामक एक जगह है, वहां पे शक शासक कर रहे थे। और यहाँ पे कह सकते हैं कि इनका जो शासन काल था, इनका दो जगह हमें उल्लेख देखने को मिलता है। एक उज्जैनी है, आप देखेंगे कि यहाँ पे उज्जैनी है और दूसरी जो है इनकी पाटलिपुत्र है, यानी कि बिहार में। तो आप देखेंगे कि जो बिहार की राजधानी हमें पाटलिपुत्र देखने को मिलती है वो बिहार में स्थित है। तो इनके यानी कि जो गुप्तों की राजधानी थी वो दो हो गई थी, अब इनके शासन काल में हमें देखने को मिल रहा है। तो आपका पहला जो राजधानी था वो मैंने आपको बताया कि पाटलिपुत्र है और जो दूसरा है वह है उज्जैनी। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। और यह है पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र जो है यह बिहार में स्थित है।
आप देखेंगे कि जो बिहार के आसपास का इलाका है वो पाटलिपुत्र के अंतर्गत हमें देखने को मिल जाता है। और ये है गुजरात का इलाका। आपको इस बात को हमेशा याद रखना है कि ये जो गुजरात है, यह गुजरात का इलाका हमें देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि जो शक शासक थे वो इस समय यहीं पे शासन कर रहे थे, यानी गुजरात में ही शासन कर रहे थे। और यह पाटलिपुत्र पे यह जो है शक वो आक्रमण करते हैं। इस समय यहाँ पे जो शासन कर रहे थे, हमें ऐसा उल्लेख देखने को मिलता है कि उस समय रामगुप्त थे। हालांकि हमें ऐसा गुप्तों के स्रोत से ऐसा जानकारी देखने को मिलता है कि जो समुद्रगुप्त थे, सबसे पहला आक्रमण गुप्तों ने समुद्रगुप्त ने शकों पे किया था। शकों को मतलब परास्त किया था, शकों के ऊपर आक्रमण किया था। उनके जो समकालीन थे वो रुद्र सिंह द्वितीय थे, यानी कि जो समुद्रगुप्त के समकालीन शक शासक थे उनका नाम था रुद्र सिंह द्वितीय। और रुद्र सिंह तृतीय ने रुद्र सिंह तृतीय को मूल रूप से नष्ट करके जो राम चंद्रगुप्त प्रथम है उन्होंने उनको हरा करके और शकों का पूर्ण रूप से विनाश कर दिया था। आगे हम देखेंगे क्लास में। तो मैं आपको बस समझाने के लिए एक जो मैप है वो भारत का बना के आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे गुजरात के साइड में ही ये शक शासक जो थे वो शासन कर रहे थे। और उस समय पाटलिपुत्र पे रामगुप्त जो थे वह शासन के रूप में पहली बार आए थे। इनके शासनकाल में शकों का आक्रमण होता है और आक्रमणों में कह सकते हैं कि एक संधि होती है, यानी कि जो रामगुप्त थे वो थोड़े से कह सकते हैं कि डरपोक टाइप के शासक थे, यानी कि एक कह सकते हैं कि उस टाइप के शासक थे। तो इन्होंने शायद उनसे संधि की और संधि स्वरूप इन्होंने अपनी पत्नी, यानी कि इनकी जो पत्नी थी, रामगुप्त की पत्नी जो थी, गुप्त की पत्नी, इनका नाम हमें देखने को मिलता है ध्रुव देवी, यानी कहीं पे हमें ध्रुव देवी देखने को मिलता है, कहीं पे ध्रुव स्वामिनी देखने को मिलता है। तो इनके दो नाम हमें देखने को मिलते हैं, ध्रुव देवी या ध्रुव स्वामिनी। यहाँ पे मैं लिख देता हूं ध्रुव स्वामिनी। जो ध्रुव देवी हैं यह इन्हीं का हमें नाम ऐसा वर्णन देखने को मिलता है कि ये जो ध्रुव स्वामिनी है इन्हीं का नाम हमें देखने को मिलता है। तो यह रामगुप्त की पत्नी थी, यानी कि जो रामगुप्त हैं इनकी यह पत्नी थी। और इन्होंने शकों के साथ ऐसा संधि किया था कि शकों जो ध्रुव स्वामिनी है इनको हम शकों को समर्पित कर देंगे, यानी कि रामगुप्त ने शकों से ऐसी संधि की थी अपनी पत्नी को, ध्रुव स्वामिनी को, उन शकों के शासक जो थे उनको यह समर्पित कर दी थी, यानी कि उनको खेमे में अपने बुलाते हैं। युद्ध के दौरान जैसे कि आप जानते हैं कि वो लोग तंबू में रहते थे, टेंट में रहते थे, खेमे में रहते थे। तो उस प्रकार से ये उनके खेमे में जाने का ऐसा वर्णन ये करते हैं। लेकिन इनका छोटा भाई, जो रामगुप्त का छोटा भाई था, उसका नाम है चंद्रगुप्त। जब यह बात ये जानता है, यानी चंद्रगुप्त जो है, चंद्रगुप्त द्वितीय कह सकते हैं इसको, यहाँ पे आप लगा लीजिएगा द्वितीय। कि हर जगहों पे अगर जहां मैं चंद्रगुप्त के बारे में वर्णन करूं आप समझ जाइएगा कि चंद्रगुप्त द्वितीय है, ठीक है। तो हो सकता है कि कहीं हमसे मुझसे चूक हो जाए कि इन द्वितीय बोलना मैं भूल जाऊं, तो आप इस बात को हमेशा याद रखिएगा कि जहाँ पे चंद्रगुप्त रहे वहां पे समझ जाइए कि चंद्रगुप्त द्वितीय की ही बात हम कर रहे हैं। अगर चंद्रगुप्त प्रथम की बात मैं करता तो मैं पहले ही बताता। मैंने चंद्रगुप्त पहले प्रथम जो है उनके बारे में पहले ही आपकी जो क्लास है वो कर दी है। तो आप समझ जाइए जो चंद्रगुप्त प्रथम थे, यानी चंद्रगुप्त जो द्वितीय थे, इन्होंने इस बात का विरोध किया अपने भाई से कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, अपनी धर्म पत्नी को, राज्य की साम्राज्ञी को आप काहे मतलब क्यों दूसरे को समर्पित कर रहे हैं। किसी को समर्पित करना ये हमारे कुल के मर्यादा के खिलाफ है। तो ये सब इनको बातें, ये जो सारी बातें हैं वो इनको बोलते हैं। उसके बाद चंद्रगुप्त जो प्रथम है, द्वितीय है, यह उनके खेमे में इनका वेश धारण करके, यानी कि जो ध्रुव स्वामिनी है इनका वेश धारण करके जाते हैं और शक शासक को मार देते हैं। शक शासक को यह मार देते हैं, इनका वेश धर के जाते हैं और यह शक शासक को मार के आते हैं। जब वापस आते हैं तो ऐसा हमें उल्लेख देखने को मिलता है देवी गुप्तम में, जैसा मैंने आपको बताया देवी चंद्रगुप्तम में हमें जो विशाख की हमें देखने को मिलता है, यह यहाँ पे हमें ऐसा वर्णन देखने को मिलता है कि जब यह इनको मार के शक शासक को वापस आते हैं तो अपने भाई यानी कि जो रामगुप्त हैं इनको सबके सामने इनका वध कर देते हैं। और उसके बाद यह रामगुप्त की जो पत्नी थी कह सकते हैं, ध्रुव स्वामिनी या ध्रुव देवी, उनसे यह विवाह कर लेते हैं और उसके बाद अपना जो राजपाट है वो स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन एक बात और आपको बता दूं, कई जगहों पे हमें इस बात का हमें वर्णन, यानी जो मैंने अभी कहानी आपको बताई, इस बात का वर्णन कहीं भी हमें गुप्त कालीन किसी भी अभिलेख में देखने को नहीं मिलती। तो आपको इस बात को नोट कर लेना है
इस जो मैंने अभी कहानी बताया, इस कहानी का कहीं भी वर्णन हमें गुप्त अभिलेख में देखने को, गुप्त अभिलेखी में कहीं देखने को मिलता। गुप्त कालीन अभिलेखों में कहीं भी इसका वर्णन देखने को नहीं मिलता, कहीं भी इसका वर्णन जो है हमें देखने को नहीं मिलता। इस बात का जो मैंने आपको बताया, ऐसा पौराणिक मान्यता है। इस बातों को हम देखते हैं। या फिर रामगुप्त का हमें कहीं भी वर्णन देखने को नहीं मिलता। लेकिन एक बात और बता दूं कि गुप्त काल में, गुप्त काल का कह सकते हैं, गुप्त वंश का जो रामगुप्त है, ये प्रथम ऐसा शासक था जिसने तांबे के सिक्के चालू किए थे। गुप्त काल का प्रथम शासक था जिसने तांबे के सिक्के जो है वह जारी किए थे। तो आपको इस बात को नोट रखना है। इनके बारे में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, गुप्त काल का गुप्त वंश का वो पहला कौन सा शासक था जिसने अपने तांबे के सिक्के जारी किए थे। तो इस बात को आपको नोट रखना है। और शक शासक को इन्होंने मारा था, मैंने आपको बताया। उसके बाद इन्होंने चंद्रगुप्त जो प्रथम थे, यानी चंद्रगुप्त जो द्वितीय थे, वह इनको मार करके, यानी इनका वध करके, अपने बड़े भाई का वध करके, और उसके बाद ध्रुवस्वामिनी जो थी उनसे अब वैवाहिक संबंध जो है स्थापित करते हैं। उसके बाद यह समस्त राज्य पे अपना करते हैं। और इनका एक बार बता दूं कि इन्होंने अपनी जो राजधानी थी वह 2 बनाई थी, यानी कि यही वो शासक हैं जिनके बारे में मैंने आपको, जब गुप्त वंश के बारे में जब मैंने विवरण दिया था, तो मैंने आपको बताया था इनके बारे में हमें वर्णन देखने को मिलता है कि इन्होंने अपनी राजधानी, यानी गुप्तों की जो राजधानी थी वो तो हमें पूर्ण रूप से देखने को मिलती है कि पाटलिपुत्र में ही है। लेकिन फिर हम देखते हैं कि जो चंद्रगुप्त द्वितीय थे, इन्होंने अपनी राजधानी को 2 जगह पे हस्तांतरित किया था। पहला 2 भागों में बांट दिया था। इनकी जो विजय है वो भी हम देखते हैं। अभी हम इनके विजयों के बारे में बात करेंगे, इनके सिक्कों के बारे में बात करेंगे, इनके अभिलेखों के बारे में बात करेंगे, इनके वैवाहिक संबंधों के बारे में बात करेंगे। इनके बारे में एक जो संपूर्ण बातें हैं वो हम देखेंगे। इनके सामाजिक जीवन के बारे में, इनके जो रीति रिवाज थे उस समय के, उस सभी बातों को हम आज इस क्लास में डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि मैंने रामगुप्त के बारे में एक जो पहली कह सकते हैं कि एक जो बातें थी वो मैंने आपको बता दी। अब हम देखेंगे रामगुप्त के बाद जो उनके भाई हैं, यानी कि जो इनको मारने के बाद अब चंद्रगुप्त द्वितीय थे, वो अब शासक बनते हैं और उन्होंने विक्रमादित्य की जो है वो उपाधि धारण की है। तो मैं आगे आपको ये सभी बातें आपको क्लास में बताऊंगा। आप इस चीज का डायग्राम जरूर से जरूर बना लीजिए, क्योंकि ये जो चीजें हैं जो मैं आपको बताता हुआ चल रहा हूँ, इसको आप हमेशा नोट करिएगा, क्योंकि ये जो चीजें हैं आपको बहुत काम देती हैं। तो अब हम देखेंगे रामगुप्त के भाई जो थे चंद्रगुप्त द्वितीय, उनके बारे में हम अपना जो क्लास है वो स्टार्ट करेंगे। हम देखेंगे यहाँ पे चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में। चंद्रगुप्त जो द्वितीय है उनके बारे में देखेंगे। इनका जो शासन काल है वो हमें 375 से 415 के आसपास जो है इनका लगभग देखने को मिलता है। आपको इस बात को नोट करना है कि 375 ईस्वी से 415 ईस्वी के आसपास का जो इनका है वो हमें शासनकाल देखने को मिलता है। एक जो टाइमिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इस बात को नोट कर लीजिएगा। और आपको बता दूं कि जो आपको संवत देखने को मिलता है, गुप्त संवत। आपको बता दूं कि सबसे पहले गुप्त संवत जो चालू हुआ था, चंद्रगुप्त प्रथम ने उसको चालू किया था, लेकिन सबसे पहले उसका जो उपयोग है वह हमें इन्हीं के शासनकाल में देखने को मिलता है। तो इन सभी बातों को हम वर्णन करते हुए चलेंगे। सबसे पहले आपको बता दूं कि जो चंद्रगुप्त द्वितीय थे, आपको चंद्रगुप्त मैं द्वितीय बार बार नहीं बोल पाऊंगा, अगर भूल जाऊंगा तो आप समझ जाइएगा कि चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में ही बोल रहा हूँ। तो ये जो थे, यह समुद्रगुप्त की और दत्त देवी के संतान थे। इस बात को आप नोट कर लीजिएगा। यह जो थे समुद्रगुप्त तथा जो दत्त देवी थी उन्हीं के संतान थे, उन्हीं की संतान थे।
संतान जो थे यह थे। और उसके बाद आपको बता दूं कि अब हम देख रहे हैं इनके जीवन के बारे में देख रहे हैं कि जब इन्होंने अपने भाई को मार करके अपना जो राज्य है उसको हस्तांतरित कर लिया है, और उसके बाद अपने बारे में जो इनकी बातें हैं वो देखने को हमें मिलती हैं। तो हम पहले इनकी जो प्रारंभिक जीवन है उसके बारे में देखेंगे। इनके बारे में जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया कि जो मूल स्रोत हमें देखने को मिलते हैं, इनके अभिलेख भी देखने को मिलते हैं। इनके 8 कह सकते हैं कि 8 है जो इनके सिक्के हैं, सोने के सिक्के हैं, उन पे भी हमें इनका अंकन देखने को मिलता है। इनकी जो उपाधि है वो भी हमें देखने को मिल जाती है। तो ये सारी चीजें मैं आपको बताता हुआ चलूंगा। पहले आप इस बातों को समझते हुए चलिएगा और इनको नोट करते हुए चलिएगा, नहीं तो कंफ्यूजन जो है वो आपको आपके माइंड में जो है वो बना रहेगा। तो आप इस बात को नोट कर लीजिएगा। ये देवी जयदत्त देवी की जो है वह संतान थी, और इन्होंने अपने भाई का वध करके यानी कि रामगुप्त का वध करके जो शासन है उस पर अपना हस्ताक्षर किया था। और आपको बता दूं इन्होंने ही प्रथम बार और जो अपनी राजधानी है उसको 2 भागों में विभाजित कर दिया था। इन्होंने अपनी राजधानी जो इनकी थी, इनकी 2 थी। पहली जो है मैंने आपको पहले ही मैप में बताया कि पाटलिपुत्र थी, जो कि इनकी मूल राजधानी मान सकते हैं। पाटलिपुत्रा कह सकते हैं या पाटलिपुत्र कह सकते हैं। और जो दूसरी राजधानी थी वह थी उज्जैनी। जो उज्जैनी है यह इनकी कह सकते हैं कि दक्षिण भारत की जो विजय है वहां पे इन्होंने जब विजय की है उसके बाद इन्होंने अपनी जो राजधानी है उसको हस्तांतरित किया था। और एक बात आपको इनके बारे में महत्वपूर्ण बात बता दो, इन्होंने जो शकों को मारा था, यानी कि जो शकों को मारा था उनके खेमे में जाके जो शक का संहार किया था, उसके बाद इन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। इनका सबसे फेवरेट कह सकते हैं, यानी कि विक्रमादित्य के बारे में मैंने बताया था कि संपूर्ण भारत के इतिहास में, यानी संपूर्ण भारतीय इतिहास में हमें जो 14 कह सकते हैं कि 14 विक्रमादित्य हैं, उनके हमें नाम देखने को मिलते हैं, जिन्होंने अपना उपाधि है वो विक्रमादित्य जो है वो धारण किया है। तो यह हमें इन्होंने भी इस नाम को जो है वो धारण किया है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, जब मैंने सातवाहन वंश के शासकों के बारे में बताया था तो उसमें मैंने आपको बताया था कि वहां पे भी उन्होंने कह सकते हैं कि उन्होंने भी इस उपाधि को धारण किया था। शक शासकों के बारे में बताया था मैंने, सॉरी माफ कीजिए, शक शासक जो थे उनके बारे में मैंने बताया था। तो उन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि जो है वो धारण की थी, सबसे पहले हमें देखने को मिलता है वहां पे। उसके बाद हम देखेंगे कि गुप्त काल में भी हमें जो चंद्रगुप्त द्वितीय हैं इन्होंने भी विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी शकों को मारने के बाद। तो आपको बता दें कि शक शासकों को हराने के बाद इन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि जो है वह धारण की थी। तो आप इस चीज को नोट कर लीजिएगा। मैं आपको इसलिए जो कहानी के माध्यम से मैं आपको इसलिए समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि जो कहानियां होती है वो आपके माइंड में कुछ समय तक आपके माइंड में वो घर करके बैठती हैं, ताकि आपको वो चीजें जो आप जब इनके बारे में पढ़ेंगे विक्रमादित्य के बारे में, तो आपको एक जो इंडिकेट है वो आपका माइंड करता रहेगा कि आपको संपूर्ण भारत में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आप अगर स्टेट लेवल की तैयारी करते हैं तो पूछा जाएगा कि कितने थे। तो आपको इस बात को याद करना है कि जो सबसे पहले हमें शक शासकों में देखने को मिलता है कि जो शक शासक थे उन्होंने सबसे पहले कह सकते हैं विक्रमादित्य की उपाधि जो है वो धारण की थी। और जो सबसे लास्ट है वो हमें हेमू देखने को मिलता है, जिसको अकबर ने 1556 के युद्ध में जब होता है तो वहां पे वह उनको हराते हैं। तो हेमू जो है वो हमें सबसे लास्ट विक्रमादित्य जो है उन्होंने उपाधि धारण की थी, यानी कि अंतिम जो विक्रमादित्य की उपाधि है वह हेमू ने धारण की थी। तो आपको इस बात को भी नोट करना है। उसके बाद हम देखेंगे कि जो हम कह सकते हैं कि गुप्त काल को स्वर्ण युग कहते हैं, यानी कि गुप्त काल को जो हम स्वर्ण युग कहते हैं, प्राचीन भारत में हम गुप्त काल को स्वर्ण युग के रूप में संज्ञा देते हैं। और उसमें देखते हैं कि यह है गुप्त है, इन्होंने स्वर्णकालीन व्यवस्था है। तो आपको पहले बता दूं उस पायदान में, यानी कि उस लक्ष्य पे या कह सकते हैं उस मार्ग पे जब पहले ऐसे शासक हमें देखने को मिलता है कि स्टार्टिंग जो है, आपको यहाँ पे लिख देता हूं कि गुप्तकालीन स्वर्ण युग की जो संज्ञा है
संज्ञा उनका जो कह सकते हैं प्रारंभिक जो है या पहला शासक जो कह सकते हैं, यह पहला शासक है गुप्त काल का, यह पहला शासक है जिसको हम स्वर्ण काल की संज्ञा देते हैं। तो समझ सकते हैं कि यही वो पहला शासक है जिसके काल से ही हम ये मान सकते हैं कि गुप्त काल में स्वर्ण युग का प्रारंभ हुआ था। दी जाती है उसमें चंद्रगुप्त द्वितीय है वो प्रथम शासक हमें देखने को मिल जाता है। तो इस बात को भी आप नोट कर लीजिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट बात है, आपसे पूछी जा सकती है। गुप्त काल को हम स्वर्ण युग क्यों कहते हैं और उनका जो पहला शासक है वो उनकी जो धारणाएं थी, मैंने आपको पहले ही बता दिया। किसी भी साम्राज्य को या किसी भी हम जब काल को देखते हैं तो उसमें स्वर्णिम युग कैसे है और क्या है, वहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं वो हम देखते हैं कि उसमें पॉलिटी, इकोनॉमी और जो वहाँ के शासक हैं, जो वहाँ का सामाजिक जीवन है, कल्चर है, उसके आधार पे हम तुलना करते हैं कि वहाँ की जो संस्कृति थी वो किस प्रकार से थी। तो हम देखते हैं कि वहाँ का आर्ट कैसा है, वहाँ का जो पॉलिटी है वो कैसा है, वहाँ का जो इकोनॉमी है वो कैसा है, वाणिज्य व्यवस्था कैसा है, यानी व्यापार का जो क्षेत्र है वो किस प्रकार का है। उस प्रकार से आप देखेंगे कि जो काल है वो काफी ज्यादा विकास करता है। इस प्रकार से हम देखेंगे कि इनकी जो हमें इनके बारे में जो जानकारियां मिलती है वो इसी प्रकार से देखने को मिलती है। और आपको बता दूं इनके काफी ज्यादा हमें उपाधियां देखने को मिलती है। उपाधि जो है आप नोट कर लीजिएगा, ऐसे ही मैं बता रहा हूँ, आप इनकी उपाधियों को नोट कर लीजिएगा। तो पहला जो हमें उपाधि देखने को मिलता है, इन्होंने राजा धीराज की उपाधि धारण की थी, वो मैंने आपको पहले बता दिया। इन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, विक्रमादित्य की। उसके बाद हम देखेंगे इन्हें भगवत महाप्रभु ऐसा करके जो एक इनका उपाधि है, महाप्रभु महाभगवत, ऐसा हमें इनका वर्णन देखने को मिलता है। देवगुप्त की इनकी उपाधि है, देवगुप्त। जो तीसरी उपाधि हमें देखने को मिलती है देवराज है, देवराज है। इस प्रकार से इनकी जो उपाधि, तमाम हमें उपाधियां जो हैं अभी आगे और भी जब हम क्लास करते हुए चलेंगे तो हम इनकी उपाधियां जो हैं वो देखते हुए चलेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि इनके बारे में जो हमें और जानकारियां देखने को मिलती है, इनके अभिलेखों से मिलती है, इनके जो सिक्के हैं उसमें भी हमें यह तमाम प्रकार की जो जानकारियां हैं वह देखने को मिल जाती है। और आपको बता दें कि इन्होंने इनका जो धर्म है वो भी हमें देखने को मिलता है। इनके धर्म के बारे में हमें काफी जो जानकारियां हैं वो देख लेते हैं। पहले इनके धर्म के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट, इनका जो धर्म था वो हम देखेंगे। इन्होंने सिक्का एक जो सिक्का है, इन्होंने गरुड़ प्रकार के सिक्के जो है वो चलाए थे, सोने के सिक्के थे, शुद्ध सोने के सिक्के उन्होंने चलाए थे। उसमें 8 प्रकार के जो सिक्के हैं उसमें हमें गरुड़ प्रकार के जो सिक्के हैं उसमें देखने को मिलते हैं। और उसमें इन्होंने परम भागवत की जो उपाधि है वो धारण की थी। तो एक उपाधि इनका और आप नोट कर लीजिएगा, यहाँ पे मैं लिख दूँ चौथा, परम भागवत की जो उपाधि है इन्होंने धारण की थी। और कि यह भागवत धर्म को यानी कि शैव धर्म के वैष्णव धर्म का जो है वो यह प्रवर्तक है। ऐसा हमें देखने को मिलता है कि वैष्णव धर्म के यह प्रवर्तक थे। इस प्रकार से हम देखेंगे। लेकिन कई विद्वानों में ऐसा मतभेद है कि यह एक धर्म के पोषक नहीं थे। इन्होंने तमाम धर्मों के बारे में जो इनकी रुचियां हैं वो हमें देखने को मिलती हैं। तो अभी हम इस विषय पे आगे बात करेंगे। आपको एक साचा है वो मैं आपको देते हुए आगे बढ़ रहा हूँ। उसके बाद हम देखेंगे इनके जो अभिलेख हैं, हमें इनके तमाम अभिलेख देखने को मिलते हैं। यानी कि हमें इनके जो अभिलेख देखने को मिलते हैं उसमें मथुरा अभिलेख है। तो आप इन सभी बातों को नोट कर लीजिएगा। मैं यहाँ पे लिखता हुआ चल रहा हूँ ताकि साफ करने में और आपको समझने में कोई भी त्रुटि ना हो। मैं देखता हूँ कि बोर्ड पे ज्यादा लिख जाने की वजह से आपको समझने में थोड़ी परेशानी होती है, तो मैं इस कारण से आपको समझाता हुआ चलूंगा और उसको साफ करता हुआ चलूंगा। पहला हमें लेख जो है यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, चंद्रगुप्त द्वितीय का अभिलेख। हम देखेंगे सबसे पहले हम इनके अभिलेखों के बारे में बात करेंगे। इनका जो अभिलेख है उसमें हमें देखने को मिलता है, सबसे पहले हमें मथुरा अभिलेख देखने को मिलता है। यानी कि आप देखेंगे कि मथुरा का एक मैप में आपको समझा देता हूँ।
समझ लीजिए भारत ही है। हालांकि मैप काफी ज्यादा स्ट्रांग नहीं है मेरा, लेकिन आप समझ लीजिए कि ये जो उत्तर प्रदेश के आसपास का एरिया है, वहाँ पे आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में ही मथुरा हमें देखने को मिलता है। तो वहाँ पे एक जगह है मथुरा, वहाँ पे हमें देखने को मिलती है, इनके बारे में जानकारियां जो है वो हमें प्राप्त होती हैं। और उसमें हम देखते हैं कि जो मथुरा अभिलेख है, इसमें हमें इनकी जानकारियां जो है वो मिल जाती है। तो पहला जो अभिलेख है मथुरा अभिलेख, जो मथुरा अभिलेख है यह हमने बताया कि उत्तर प्रदेश का एक जगह है, वहां पे हमें देखने को मिलता है। और यह जो अभिलेख है, आपको बता दूं कि यह जो अभिलेख है यह चंद्रगुप्त द्वितीय का पहला अभिलेख है। यह इनका प्रथम अभिलेख है। प्रथम अभिलेख है। और आप देखेंगे कि जो मैंने संवत बताया था आपको, जैसा कि मैंने जानकारी दिया था कि जो गुप्त संवत हमें देखने को मिलता है, उसमें ये 61 संवत जो है वह है 61। और जो वर्ष हमें देखने को मिलता है वह 380 देखने को मिलता है, यानी 380 ईस्वी के आसपास, 380 ईस्वी में यह अभिलेख उत्कीर्ण कराया गया था। 380 में यह अभिलेख वर्णित कराया गया था, ऐसा हमें देखने को उल्लेख जो है वह देखने को मिल जाता है। अब हम देखेंगे जो सांची का अभिलेख है, सांची का भी अभिलेख है। आप इन सभी बातों को नोट कर लीजिएगा। सांची का अभिलेख है, सांची का अभिलेख है। जो तीसरा है वो हमें उदय गोलम का अभिलेख देखने को मिलता है, उदयगिरी गुहा लेख, उदयगिरी गुहा लेख, तो मैं इन सभी के बारे में आपको जो जानकारियां हैं वो देते हुए चलूंगा ताकि आपको कंफ्यूज ना हो। हम देखेंगे कि जो सांची का अभिलेख है यह इनका एक राज्य कवि था। उन्होंने इस कह सकते हैं कि इस जो अभिलेख को उत्कीर्ण करवाने का जो कार्य है वो हमें देखने को मिलता है। इनका एक सेनापति था, इनका सेनापति जो था उसने इसको वर्णित करवाया था। उसने इसको वर्णित करवाया था। कराया था। उसके बाद हम देखेंगे जो उदयगिरी का हमें अभिलेख देखने को मिलता है, यह इनके एक कवि थे, यानी कि इनके कवि थे, इन्होंने इसको उत्कीर्ण करवाने का जो कार्य है वो किया था। उसके बाद हम देखेंगे मेहरौली का स्तंभ लेख, जो हमारा चौथा है वह है मेहरौली का स्तंभ लेख। स्तंभ अभिलेख, आपको जगह के बारे में तो आपको पता ही चल रहा होगा कि जो मेहरौली का स्तंभ लेख है वह किस जगह में स्थित है। आपको बता दूं यह दिल्ली में सर्वप्रथम, पहले आपको बता दूं कि अभी इस समय वर्तमान समय में यह जो है वो मेहरौली का स्तंभ है। जब वर्तमान समय में आप देखेंगे मेहरौली में आप देखेंगे कुतुब मीनार के पास का जो जगह है वहां पे ये स्थित है। मेहरौली में कुतुब मीनार के पास स्थित है। आपको बता दें कि इसको यहाँ पे ये पहले यहाँ पे नहीं था, यानी कि आप देखेंगे कि यह सबसे पहले मूल रूप से जो हमें देखने को मिलती है यह ब्यास नदी के किनारे एक पर्वत पे स्थित था। यह ब्यास नदी के किनारे एक पर्वत पे स्थित था।
पहाड़ कह सकते हैं, पर्वत कह सकते हैं, पहाड़ी कह सकते हैं, स्थित था। परंतु इसको आप देखेंगे कि जब दिल्ली सल्तनत में हम देखते हैं अगनपाल तोमर, अगन पाल तोमर, तोमर ने इसको इस जगह से उठा करके, यानी कि आपको बता दें कि इस जगह से उठा करके मेहरौली में कुतुब मीनार के पास इन्होंने इसको स्थापित करा दिया। आपसे पूछा जाएगा तो इनके नाम को आप लिख लीजिएगा, क्योंकि इनका जो नाम है वो काफी ज्यादा आपको जो है वो पूछा जा सकता है किसने इस शिलालेख को या कह सकते हैं इस स्तंभ को यहाँ से और यहाँ पे हस्तांतरित किया था। तो आपको बता दें सबसे पहले ये ब्यास नदी के पास स्थित था। ब्यास नदी के पास एक पहाड़ पर यह जो अभिलेख था वह स्थित था। लेकिन आप देखेंगे कि 12वीं शताब्दी के आसपास जब सल्तनत का स्टार्ट होता है तो उसमें हमें अगनपाल तोमर नामक एक शासक देखने को मिलते हैं। इन्होंने इस स्तंभ को वहां से उखाड़ करके निकाल करके और यहाँ पे यानी कुतुब मीनार के पास मेहरौली में इसको स्थापित करा दिया था। इस प्रकार से हम देखेंगे कि इनके बारे में जो जानकारियां देखने को मिलती है मेहरौली स्तंभ लेख में, ये हमें देखने को मिलती है। इसमें देखेंगे अगवा देखेंगे, आगे देखेंगे, यानी कि आगे का जो हमारा है पांचवा वो गढ़वा अभिलेख है। गढ़वा अभिलेख है। यह संवत आपको बता दें कि जो इनका संवत है वह 88 संवत, यह गुप्त संवत के हिसाब से बता रहा हूं। आप सभी इस बात को नोट करते हुए चलिएगा कि गुप्त संवत का जो प्रारंभ है वो चंद्रगुप्त प्रथम ने अपने शासन काल में किया था, लेकिन उसका जो उपयोग है यानी जो गुप्त संवत है वो सबसे पहले चंद्रगुप्त जो प्रथम है उन्होंने इसका निर्माण किया था, यानी गुप्त संवत को चलाया था। शकों को परास्त करने के बाद इन्होंने इस संवत को चलाया था। और उसके बाद हम देखेंगे कि उनका जो हमें अंकन देखने को मिलता है इस हमें शिलालेख में देखने को मिलता है। तो आपको बता दें कि ये इन्होंने गुप्त संवत, यह गुप्त संवत गुप्त संवत 88 में यानी कि अगर हम अपना कैलकुलेशन करें, कैलकुलेशन इसको करते हैं तो यह हमें 407 ईस्वी में देखने को मिलता है। 407 ईस्वी में देखने को जो है वह मिलता है। और इसमें देखेंगे इनमें हमें और भी चीजें जो देखने को मिलता है, इसमें हमें इनकी उपाधि जो है वह देखने को मिल जाती है, यानी कि चंद्रगुप्त प्रथम की उपाधि इसमें हमें देखने को मिलती है। इसमें हमें चंद्रगुप्त सॉरी माफ कीजिएगा, यहाँ पे द्वितीय होगा, इस चीज को आपको याद कर लीजिएगा क्योंकि ये द्वितीय है। चंद्रगुप्त द्वितीय की उपाधि हमें देखने को मिलती है महाराजा धीराज। उपाधि महाराजा धीराज, जो महाराजा धीराज की उपाधि है हमें इसी स्तंभ लेख में देखने को मिलती है। उसके बाद हम देखेंगे इसी स्तंभ लेख में एक और हमें उपाधि देखने को मिलती है, एवं परम भागवत। परम भागवत की उपाधि जो हमें देखने को मिलती है, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे अभी आगे बताया था, इनकी जो उपाधियां हैं वो हमें देखने को मिलती है। तो वह यह सारी उपाधियां जो है हमें इसी अभिलेख में देखने को मिल जाती हैं। उसके बाद हम देखेंगे इनके वैवाहिक संबंध, यानी कि इन्होंने किस राज्य से किस प्रकार से अपना वैवाहिक संबंध था जो स्थापित किया था। हालांकि हमने पहले देखा कि उन्होंने जो जो ध्रुव स्वामिनी या ध्रुव देवी थी रामगुप्त की पत्नी, उनसे पहले ही वैवाहिक संबंध स्थापित कर लिया था। और उसके बाद हम देखेंगे कि इनकी जो अभिलेख है उसमें हमें अभिलेखों में तो मैंने आपको बताया कि अभिलेख जो थे उसमें किस प्रकार से क्या क्या है सारी बातें हमने देखी। अब हम देखेंगे इनके वैवाहिक संबंध के बारे में, यानी कि आप एक पॉइंट अलग से आप इन सभी को पॉइंट बाय पॉइंट नोट कर लीजिएगा, तो क्या होगा कि आपको समझने में और अपना नोट्स बनाने में काफी ज्यादा जो सहूलियत है वो देखने को मिल जाएगी। तो मैं इन सभी बातों का समावेश आपके सामने करता हुआ चल रहा हूँ। हालांकि ये जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ ये काफी ज्यादा आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है, तो आप इस चीज को समझिएगा और इसको जरूर से जरूर आप इसको नोट कर लीजिएगा। अब हम देखेंगे इनके वैवाहिक संबंध। जो वैवाहिक नीति है, ऐसा नहीं है कि वैवाहिक संबंध में इन्हीं की जो विवाह हुआ है इन्हीं का
संबंध हम देखेंगे। इन्होंने अपनी पुत्री का भी विवाह जो है वो किया है, इन्होंने अपने पुत्र का जो विवाह है अन्य राज्यों के साथ किया है, तो वह भी हम इस पे डिस्कस करते हुए चलेंगे। हालांकि जब इनके जो पुत्र हैं उनके शासन काल में हम पढ़ेंगे तो इस वैवाहिक संबंध को वहां भी हम पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ भी हम पढ़ते हुए चलेंगे ताकि हमें जो इनके बारे में पूरी बातें हैं वो समझ में आए। ठीक है, अब हम देखेंगे वैवाहिक संबंध। वैवाहिक संबंध इनके हैं जो है वह हम देखेंगे। सबसे पहला जो हमें देखने को मिलता है वह हमें नागवंश से इनका वैवाहिक संबंध देखने को मिलता है। पहला जो इनका हमें देखने को मिलता है वह नागवंश के साथ देखने को मिलता है। नागवंश की एक राजकुमारी है, आपको बता दें कि जो राजकुमारी है इन्हीं के साथ इनका जो वैवाहिक संबंध है वह हमें देखने को मिलता है। नागवंश की कुमारी है राजकुमारी कुबेर, उनका नाम है हमें कुबेर नागा। राजकुमारी मारी कुबेर नागा, इनके साथ इनका जो वैवाहिक संबंध है वो हमें देखने को मिल जाता है। तो आप इस बात को नोट कीजिएगा, जो पहला इनका वैवाहिक संबंध हमें देखने को मिलता है वह नाग जो कुमारी है इन्हीं के साथ देखने को मिलती है। और आपको बता दें कि नाग कुमारी की ही संतान जो है वो प्रभावती गुप्ता है, जिसका विवाह अभी ये जो शासक हैं उनसे करती हैं। तो इन्हीं की जो पुत्री है यानी कि राजकुमारी जो कुबेर नामा है, तो कुबेर नामा की ही पत्नी कुबेर नागा की पुत्री कुबेर नागा की पुत्री जो है उनका नाम है प्रभावती गुप्ता। प्रभावती गुप्ता। अभी इनका मैं आगे आपको बताऊंगा कि इनका जो एक मेजर रोल है वो हमें प्रभावती गुप्ता का देखने को मिलता है। और आपको बात बता दूं कि जो चंद्रगुप्त का समुद्रगुप्त का जो हमें देखने को मिलता है प्रभावती गुप्ता का जो ताम्र अभिलेख है, इन्हीं का अभिलेख देखने को मिलता है, जिसमें हमें उनके 100 से अधिक अश्वमेध यज्ञ करने का जो वर्णन देखने को मिलता है। आपको यहाँ पे नोट कर लीजिएगा कि प्रभावती गुप्ता का ताम्र अभिलेख और ताम्र पत्र जो मिलता है वो हमें पूना से देखने को मिलता है। पूना का जो हमें ताम्रपत्र इनका देखने को मिलता है, वहां से हमें ऐसा वर्णन देखने को मिलता है कि समुद्रगुप्त ने 100 से भी ज्यादा जो है वह राज्य कह सकते हैं अश्वमेध यज्ञ किए थे। 100 से भी अधिक, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, समुद्रगुप्त ने 100 से भी अधिक अश्वमेध यज्ञ किए थे। क्या इस प्रकार से हमें इनके बारे में जो देखने को मिलता है। अभी हम आगे जब पढ़ेंगे इनके युद्ध के बारे में तो हम देखेंगे कि वहां पे प्रभावती जो गुप्ता है वो एक अहम रोल जो है वो अदा करती है शकों को पराजित करने में। तो हम इनके बारे में अभी आगे देखेंगे। अब हम देखेंगे कि इनका जो दूसरा वैवाहिक संबंध है वो हमें वकाटक वंश से देखने को मिलता है। आपको बता दें कि वकाटक वंश से ही इनका जो दूसरा हमें शासक है वो देखने को मिलता है। वकाटक वंश। आपको बता दें कि वकाटक वंश से जो शादी का हमें प्रमाण देखने को मिलता है वो प्रभावती गुप्ता का ही देखने को मिलता है। यानी कि इस वंश के साथ चंद्रगुप्त द्वितीय ने वहां पे रुद्र सिंह तृतीय यानी कि आपको देखने को मिलेगा उनका जो नाम है वह हमें रुद्रसेन द्वितीय ने रुद्रसेन द्वितीय जो है उनके साथ इनका
के साथ प्रभावती गुप्ता का वैवाहिक संबंध स्थापित कर देते हैं। स्थापित कर देते हैं। और आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बता दूं कि जब इनका वैवाहिक संबंध स्थापित होता है उसके कुछ ही दिनों बाद जो रुद्रसेन द्वितीय हैं, इनके विवाह के कुछ ही समय बाद रुद्रसेन जो द्वितीय हैं, इनकी मृत्यु हो जाती है। इनकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद इनके जो पुत्र थे वो अवयस्क थे, यानी कि अभी अल्पायु ही थे। तो जो प्रभावती गुप्ता हैं, यह कह सकते हैं स्वतंत्र शासिका के रूप में जो है वो शासन संभालती हैं। वकाटक वंश इनके जो पुत्र थे, यानी कि जो रुद्रसेन द्वितीय थे, इनके जो पुत्र थे या प्रभावती के जो पुत्र थे वो अवयस्क थे, यानी कि छोटे थे, अल्पायु के थे। इनके पुत्र अल्पायु में थे। इसीलिए प्रभावती गुप्ता ने इनकी शासिका यानी कि आप देखेंगे संरक्षिका के रूप में जो है वह कार्य किया। और उसके बाद इन्होंने देखते हैं कि इन्होंने अपने पिता के ही हित में कार्य किया था। जितने सारे युद्ध हुए थे, आप देखेंगे कि जो वकाटक वंश है, इन्हीं की सहायता से वकाटक वंश के जो शासक थे, वकाटक वंश के जो सैनिक थे, आप देखेंगे कि जो प्रभावती गुप्ता है उसकी साम्राज्ञी के रूप में जो कार्य है वो करती हैं। उसके बाद वकाटक वंश और गुप्त वंश के जो शासक हैं चंद्रगुप्त प्रथम द्वितीय, सॉरी माफ कीजिएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय है, ये वकाटक वंश के साथ अपना जो मित्रता है उसको जोड़ते हैं। और इनकी पुत्री ही उस समय राजा के रूप में कार्य कर रही होती है, शासिका के रूप में कार्य कर रही होती है। तो यह उनको सारी बातें बताते हैं और उनके साथ एक संयुक्त मिलाप करके यह जो शक शासक थे उनको हराते हैं। यानी कि जो शक शासक हमें अंतिम में देखने को मिलता है उसको यह हराते हैं और उसको 20 वर्ष लगता है, ऐसा कि हमें वर्णन देखने को मिलता है कि इन्हीं शक शासकों को हराने में, पराजित करने में 20 वर्ष का जो समय है वह चंद्रगुप्त द्वितीय को लगता है। और उसने भारत से समूल शक शासकों को जो है वो जड़ समेत नष्ट कर दिया था। तो हम आगे उन सभी बातों को नोट करते हुए चलेंगे, ठीक है। अब उसके बाद हम देखेंगे कि इन्होंने जो इनका जो दूसरा है वो कदम वंश के साथ है, यानी कि जो तीसरा हमें वैवाहिक संबंध देखने को मिलता है वह कदम वंश के साथ हमें देखने को मिलता है। इनके एक पुत्र थे कुमारगुप्त। जो कुमारगुप्त प्रथम है उनका वैवाहिक जो संबंध है वह कदम वंश के शासक के साथ स्थापित करते हैं। कदम वंश की एक राजकुमारी है, उनके साथ इनका जो वैवाहिक संबंध है वह उस पर स्थापित करते हैं। तो हम इनके बारे में जो बातें हैं वो हम वहां पे देखेंगे, यानी कि जब हम कुमारगुप्त को पढ़ेंगे, कुमारगुप्त प्रथम को पढ़ेंगे इनके बाद, तो हम उनके बारे में इन सभी बातों का उसमें पुष्टिकरण कर देंगे। तो इस सभी चीजों का आपको बता दें कि इनके जो तीन वैवाहिक संबंध है, एक इनके पुत्र के, एक इनकी पुत्री की और एक इनका खुद का है। तो हमें ये तीन वैवाहिक संबंध इनके देखने को मिलते हैं, इनका वर्णन देखने को मिल जाता है। अब हम देखेंगे युद्धों के बारे में। इनके युद्धों के बारे में मैंने आपको बताया, इनके युद्धों के बारे में आपको बता दूं कि मैंने इसलिए इसको साफ नहीं किया क्योंकि अभी इनको और इसमें हमें मिला के समझाने में आपको थोड़ी सी क्या होगी कि रुचि हमें देखने को मिल जाएगी। आपको बता दें कि जो वकाटक वंश का शासक था रुद्रसेन द्वितीय, वकाटक वंश और गुप्त वंश, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इनके जो पुत्र थे अवयस्क थे, इसलिए रुद्रसेन द्वितीय जो थे, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, वकाटक के जो शासक थे उसमें रुद्रसेन द्वितीय और चंद्रगुप्त द्वितीय,
चंद्रगुप्त द्वितीय। इस समय आप देख रहे हैं कि जो रुद्रसेन द्वितीय हैं यह वाकाटक के शासक थे, और जो चंद्रगुप्त थे इन्होंने अपनी पुत्री का, यानी कि जो अपनी पुत्री इनकी प्रभावती पुत्री थी, इनका वैवाहिक संबंध इनके साथ स्थापित किया था। वो मैंने आपको यहाँ पे पहले ही बता दिया, तो इसलिए मैंने इसको साफ नहीं किया ताकि आपको समझा सकूं। और इसमें आप देखते हैं कि इनकी जो साम्राज्ञी यानी कि सम्राज्ञी के रूप में जब रुद्रसेन का शादी के कुछ ही समय बाद, यानी कि कुछ ही समय बाद इनकी जो मृत्यु हो जाती है, तो वाकाटक वंश का जो मूल यानी कि मूल शासकिया के रूप में हमें देखने को मिलता है वो प्रभावती गुप्ता है। तो आप देखेंगे कि इनका जो संबंध है वो काफी ज्यादा बाप बेटी का जो हमें संबंध देखने को मिलता है वह इस हमें वंश में देखने को मिलता है। तो इन दोनों ने एक संयुक्त कह सकते हैं कि अपना जो सैन्य दल है उसको स्थापित किया, संयुक्त सैन्य दल स्थापित किया, और इन्होंने शकों को हराया। यानी कि आप देखेंगे शकों को हराया, और भारत से समूल नष्ट शकों का जो है वह मूल रूप से आप देखेंगे तो हमें इसी में देखने को मिलता है। जैसा कि मैंने आपको क्लास के स्टार्टिंग में बताया था कि जो शक शासक थे वह गुजरात में शासक कर रहे थे। जो शक शासक थे, शक शासक गुजरात के कठवाड़िया, ऐसा हमें देखने को मिलता है, कठवाड़िया। यहाँ पे मैं लिख देता हूं, कठवाड़िया नामक जो स्थान हमें देखने को मिलता है, वहीं पे ये शासक कर रहे, वहीं पे जो शक शासक थे वो उसमें शासन कर रहे होते हैं। उसके बाद इन दोनों ने अपनी संयुक्त जो कह सकते हैं संयुक्त सैन्य दल जो है वह उस पर स्थापित किया, और उसके बाद शकों को परास्त कर दिया। शकों को जो है वो परास्त कर दिया, और यह जो आक्रमण का हमें तारीख देखने को मिलता है, इस आक्रमण का जो हमें समय देखने को मिलता है, तिथि वह 410 से 411 ईस्वी देखने को मिलता है कि जब इन्होंने एक संयुक्त मोर्चा बना करके इनके ऊपर आक्रमण किया था। उसके बाद हम देखेंगे कि इनको परास्त करने में, यानी कि जो शक थे इनको परास्त करने में इनको टोटल 20 वर्ष का जो समय है वह लगता है। शकों को परास्त करने में 20 वर्ष का समय इनको लगता है, और इन्होंने संपूर्ण रूप से शकों को जो है भारत से वह खदेड़ दिया। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि इनके बारे में जो जानकारी मिलती है वो पहला हमें युद्ध के माध्यम से जानकारी देखने को मिल जाता है। उसके बाद हम देखेंगे अब इनके सिक्कों के बारे में देखेंगे, क्योंकि इनके जो सिक्के हैं वो आप देख रहे हैं कि इन्होंने जो कार्य किया है वो काफी ज्यादा, एक वाकाटक वंश के साथ इन्होंने शकों को परास्त किया, जो कि भारत पे एक लंबे अरसे से जो शक शासक थे वो यहाँ पे शासन कर रहे थे, और इन्होंने उन सभी को यहाँ से परास्त करके निकाल दिया। उसके बाद हम देखेंगे, तो पहले आप इन सभी बातों को नोट कर लें, और उसके बाद हम देखेंगे सिक्कों के बारे में, और जो जानकारियां होगी हम देखेंगे इनके समय के जो विद्वान हैं उनके बारे में देखेंगे कि इनके शासन काल में कौन कौन से जो विद्वान थे वह इनके राज दरबार में रहा करते थे, और इनके कवि के रूप में कार्य करते थे, वैद्य के रूप में कार्य करते थे, राजगुरु के रूप में कार्य करते थे। उन सभी के बारे में हम देखेंगे। इनके रूप में सारी जानकारी हम देखने को हमें मिलेगी। तो अब हम देखेंगे इनके सिक्कों के बारे में। जो चंद्रगुप्त जो द्वितीय हैं, इनके जो सिक्के हैं उसमें आपको बता दूं कि हमें सोने के 8 सिक्के के जो प्रकार हैं वो हमें देखने को मिलते हैं, कि 8 प्रकार के हमें सोने के जो सिक्के हैं वो इनके शासनकाल में देखने को मिलते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय के सिक्के
सबसे पहली बात आपको बता दूं कि इनके जो सिक्के हमें देखने को इन्होंने कई ऐसे सिक्के थे जो समुद्रगुप्त के, आपको मैंने यहाँ समुद्रगुप्त के बारे में बताया था, तो उसमें हम देखते हैं कि परशुहंता यानी कि आप देखेंगे कि वाह्यहंता का जो एक सिक्का था उसको इन्होंने बंद कर दिया था। गरुड़ प्रकार के जो सिक्के थे उसको इन्होंने बंद कर दिया था, उसका उसमें थोड़ा सा मोडिफाई करवा दिया था, यानी कि जो गरुड़ प्रकार के सिक्के थे उसको इन्होंने मोडिफाई करके अपने अनुसार उसको अश्वरोही या ऐसे जो कह सकते हैं महापरशु के जो सिक्के थे उसमें उनको परिवर्तित कर दिया था। तो हम अभी इन सभी बातों पे इन बिंदुओं पे बात करेंगे। सबसे पहले आपको बता दूं, इन्होंने रजत प्रकार के सिक्के गुजरात चंद्रगुप्त ने सोने, रजत एवं तांबे के सिक्के जो थे वह जारी किए थे। चंद्रगुप्त ने सोने, तांबे तथा रजत के जो सिक्के हैं जारी किए थे, ये थे। तो आपको इस बात को आपको नोट कर लेना, क्योंकि ये जो बातें हैं वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें हम देखेंगे कि जो रजत का सिक्का है उसमें हमें रप्पा मुद्रा देखने को मिलता है। रजत के सिक्कों में सिक्के का जो नाम हमें देखने को मिलता है वो रप्पा है। रप्पा मुद्रा कह सकते हैं कि रप्पा इसका जो नाम था, इसको जो जिस नाम से बुलाया जाता था, जैसे हम देखते हैं पर्ण, स्वर्ण, और जो हमें देखने को मिलता है वह हमें देखने को मिलता है रप्पा नामक मुद्रा। मुद्रा का जो प्रचलन है वो सर्वप्रथम चंद्रगुप्त द्वितीय ने ही किया था, यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने मुद्रा का प्रचलन चंद्रगुप्त द्वितीय ने किया था उसके बाद हम देखेंगे इनके हमें सोने के जो सिक्के हैं, यानी कि जो सोने के सिक्के हैं उसमें 8 प्रकार के हमें सोने के सिक्के जो हैं वह देखने को मिल जाते हैं। इनके 8 प्रकार के सोने के सिक्के देखने को मिलते हैं। इसमें हम देखेंगे कि जो 8 प्रकार के सोने के सिक्के देखने को मिलते हैं उसमें सबसे पहले धनुर्धारी प्रकार के हमें सिक्के देखने को मिलते हैं, यानी कि पहला जो है वह धनुर्धारी प्रकार के सोने के सिक्के देखने को, यानी कि आप जान जाइएगा और समझ जाइएगा कि अब हम जिन सिक्कों के बारे में बात करेंगे, यानी जिन सिक्कों के बारे में हम अब वर्णन करेंगे वो सारे सिक्के सोने के ही होंगे, यानी कि उनपे जो अंकन है वो अलग अलग होगा लेकिन वह सोने के ही सिक्के होंगे। तो इसमें हमें जो राजा है वह धनुष लिए दिखाया गया है। आप इन सभी की बातें समझ सकते हैं। तो मैं इन सभी के नाम जो है आपको दिखाता हुआ चलता हूँ कि यह इनके प्रथम सिक्के थे। और इनके बारे में जो बात हमें देखने को मिलती है, यह सबसे ज्यादा हमें जो मिलने वाले इनके सिक्के हैं, यानी गुप्त काल के सबसे ज्यादा जो इनके सिक्के जो हमें मिलने वाले हैं वो सबसे ज्यादा यही सिक्के हैं, यानी मिलने वाले सबसे अधिक सिक्के यही हैं, हमें यही देखने को मिलते हैं। तो इस प्रकार से हम देखेंगे इन पे जो हमें धनुर्धारी का जो है वह अंकन देखने को मिलता है। उसके बाद हम देखेंगे सिंहहंता का। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि उन्होंने बाहंता का बनाया था और इन्होंने सिंहहंता का बनाया था। सिंहहंता प्रकार के सिक्के इसमें हम देखेंगे कि जो राजा है जो चंद्रगुप्त द्वितीय है, यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय
सिंह को यानी शेर को मारते हुए दिखाए गए हैं, शेर को मारते हुए दिखाए गए हैं। और आपको इनके बारे में बताऊं कि जो सिंह को मारते हुए दिखाए गए हैं, उसके बाद हम देखेंगे इनका जो तीसरा सिक्का मिलता है वो अश्वरोही सिक्का देखने को मिलता है। अश्वरोही थोड़ी सिक्का, अश्वरोही प्रकार के सिक्के हैं। उसके बाद मैंने बताया सिंध हंता के प्रकार के सिक्के हैं। इस पे हम राजा को अश्व पे बैठा हुआ देखते हैं। इसमें राजा अश्व पर बैठा है या विराजमान है, बैठा है। उसके बाद हमने देखा हमने 3 प्रकार के जो सिक्के हैं वो देखा है। उसपे हम देखेंगे छत्रधारी प्रकार के सिक्के। जो चौथा है वो छत्रधारी प्रकार के हैं, छत्रधारी प्रकार। आपको एक बात और बता दूं कि ये भले ही छत्रधारी प्रकार के सिक्के हैं, लेकिन ये इनके अश्वमेध यज्ञ यानी कि यज्ञ करते हुए ये जो सिक्के हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। यानी कि राजा जो है वो आहुति, राजा यज्ञ में आहुति यज्ञ में आहुति देते हुए दिखाया गया है। दिखाया गया है। तो इस प्रकार से हम देखेंगे जो इनके 4 सिक्के हमें देखने को मिल गए। अभी 4 सिक्के और बाकी हैं, तो हम देखेंगे 4 सिक्कों के बारे में। उस पे हम देखेंगे कि जो 5वां है वो हमें इनके नाट्य संबंधी देखने को मिलता है। यानी कि आपको देखने को मिलेगा कि जो इनके नाट्य संबंधी हमें देखने को मिलते हैं, पर्यंडक प्रकार, पर्यंत्र प्रकार के सिक्के जो हमें देखने को मिलते हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। सोने के सिक्के में इनके ये जो है, इसमें इनके यानी कि कह सकते हैं चंद्रगुप्त जो द्वितीय हैं उनके नाटक यानी कि कह सकते हैं एक ये जो थे या एक कुशल जो थे वो कह सकते हैं कि अभिनेत्री थे, अभिनेता थे। अभिनेता का जो कार्य है वो चंद्रगुप्त द्वितीय किया करते थे। और उनके जो नाट्य प्रेम का हमें जो वर्णन देखने को मिलता है वह इसी प्रकार के सिक्कों में देखने को मिलता है। यानी इनके नाटक प्रेमी होने का जो साक्ष्य है इसमें देखने को मिलता है। और जो दूसरा सिक्का यानी कि अब देखेंगे जो 5वां है, जहाँ पे 5वां है, अब हम देखेंगे छठा जो सिक्का है, यानी कि जो छठा सिक्का है वह हमारा इसी पे आधारित यानी कि इनकी पत्नी के साथ हमें देखने को मिलता है। यानी कि पर्यंड प्रकार के रानी सिक्के कह सकते हैं या दंपति सिक्के कह सकते हैं सिक्के। इसमें हमें इनके साथ यह मनोरंजन करते हुए दर्शाए गए हैं। यानी कि रानी के साथ यह बैठ करके नाटक का जो मनोरंजन है वो करते हुए दिखाए गए हैं। इसमें हम देखेंगे कि किस प्रकार का हमें अंकन देखने को मिल जाता है। उसके बाद हम देखेंगे कि ध्वजधारी सिक्के हमें देखने को मिलते हैं। जो राजा है वह अपने ध्वज को धारण किए हुए ध्वजधारी प्रकार के सिक्के, जो ध्वजधारी प्रकार के सिक्के हैं यह इनके राज्यों को विजित करने यानी कि इन्होंने अपने ध्वज को फहराते हुए इनका जो हमें वर्णन है वह देखने को मिलता है। इन्होंने अपने राज्य को जो है वह किन किन जगहों पे फैलाया हुआ था, तो वो हमें इनके अंकन देखने को मिलते हैं इस सिक्के में। और 8वां जो हमारा सिक्का है वो हमें देखने को मिलता है। इनका जो 8वां सिक्का है वह चक्र विक्रम प्रकार के सिक्के देखने को मिलते हैं। चक्र विक्रम
प्रकार के। इसमें हमें जो इनका उपाधि है वो भी देखने को मिलता है। इनके विक्रमादित्य यानी श्री विक्रम की जो उपाधि है वो हमें इस सिक्के में देखने को मिलती है, यानी कि श्री विक्रम की उपाधि इसमें देखने को मिलती है, इसमें देखने को मिल जाती है। उसके बाद हम देखेंगे अब हमारा ये हुआ जो इनके पूर्ण सिक्कों के बारे में मैंने आपको जानकारी दी। अब हम देखेंगे इनके शासनकाल में और भी जो चीजें थी, यानी कि इनके दरबार में रहने वाले जो रत्नाकार थे या जो इनके यहाँ पे जो लोग रहा करते थे उनके बारे में हम वर्णन करेंगे, इनके बारे में हम वर्णन करेंगे। तो मैं इसको पहले साफ कर लेता हूँ, आप इनके जो नोट्स है वो जरूर से जरूर बना लिए। अब इन सभी का नोट जो है वो बनाते हुए चलिएगा, क्योंकि ये चीजें जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं आपको देता हुआ चल रहा हूँ, क्योंकि ये जो चीजें हैं वो आपको काफी ज्यादा किताबों को पढ़ने के बाद मिलेगा, और जो मैं आपके सामने लेकर उपस्थित हुआ हूँ ये जो चीजें हैं ये मैंने काफी ज्यादा कह सकते हैं इसको ढूंढा है, समझा है, उसके बाद हम देखते हैं। अब हम देखेंगे इनके नवरत्न यानी चंद्रगुप्त के गुप्त द्वितीय के जो नवरत्न थे, नवरत्नों के बारे में देखेंगे। इसमें हम देखते हैं कि इनमें हमें 8 से 9 जो कह सकते हैं कि जो रत्न हैं इनके यहाँ पे रहने वाले जो लोग थे वो हमें देखने को मिल जाते हैं। सबसे पहले हम कालिदास के बारे में देखेंगे। सबसे पहला जो रत्न हमें देखने को मिलता है वह कालिदास है, कालिदास है। आपको बता दें कालिदास के बारे में एक बात आपको सबसे इंपॉर्टेंट बता दें कि यह गुप्त काल के शेक्सपियर कहे जाते हैं, यानी प्राचीन काल के यह शेक्सपियर के नाम से जाने जाते हैं। इनको ही शेक्सपियर कहा जाता है क्योंकि इन्होंने जितनी भी रचनाएं की हैं वो लगभग प्रेम प्रसंग पे आधारित होती थी, यानी कि जो इनकी कविताएं होती है, इनकी कहानियां जो होती थी वो प्रेम प्रसंग पे ही हमें आधारित देखने को मिलती है। इनकी ही हमें रचना देखने को मिलती है मालिका अग्निमित्र, जो कि एक प्रेम प्रसंग है मालविका और अग्निमित्र का। जो हमने जब मैंने आपको शुंग वंश पढ़ाया था तो उसमें मैंने आपको अग्निमित्र के बारे में बताया था। तो वहां पे हम देखेंगे कि इन्होंने एक रचना की, इनकी तमाम हमें जो रचना है वो देखने को मिलती है। अभी हमने बताया कि जो इनकी और सारी रघुदास है उसमें भी हमें देखने को मिलते हैं। ऐसे तमाम इनके जो लेख हैं वो हमें ज्यादा से ज्यादा प्रेम प्रसंग के ऊपर आधारित है, इसी कारण इनको प्राचीन काल का शेक्सपियर कहा जाता था। यह एक कह सकते हैं कि कविराज कह सकते हैं या कह सकते हैं कि काव्य लिखने वाले, ऐसे इनके बारे में आप लिख सकते हैं। तो ये सारी वर्णन जो हमें है वह देखने को मिल जाती है। उसके बाद हम देखेंगे बेताल भट्ट। इनके जो दूसरे हैं वह बेताल भट्ट हैं, बेताल भट्ट। इनके बारे में आपको बता दूं कि यह इनके जो राज दरबार था यानी कि नवरत्नों में यह जब शामिल थे तो यह जादूगर का कार्य जो है वो किया करते थे। इनके बारे में जो हमें वर्णन देखने को मिलते हैं वह यह जादूगर के कार्य जो है वो किया करते थे। तो आप इन बात को नोट कीजिएगा कि यह जो थे जादूगर का कार्य करते थे। एक जो कह सकते हैं कि महान जादूगर के रूप में या उस समय प्राचीन काल में अगर हमें इनका वर्णन देखने को मिल रहा है कि ये जादूगर के रूप में है तो ये काफी ज्यादा उत्तम जो जादूगरी है वो कार्य किया करते होंगे। तो इस प्रकार से हम इनके बारे में देखेंगे। बेताल भट्ट जो है वह जादूगर के रूप में देखने को मिलते हैं। उसके बाद हम देखेंगे शंकु के बारे में। शंकु के बारे में जो तीसरे हैं वो हमें शंकु देखने को मिलते हैं। शंकु जो थे यह इनके शासन काल में यानी कि जो चंद्रगुप्त द्वितीय हैं इनके शासक काल में जो शंकु हैं वो वास्तु कार्य का कार्य क्या करते थे। वास्तुकार, यह एक वास्तुकार थे, कार के रूप में कार्य करते थे। यानी कि आप देखेंगे प्राचीन काल में जो भवन निर्माण होता था उसका, जैसे आज के जमाने आज के हम आधुनिक युग में देखते हैं तो हमें ज्यादा से ज्यादा हमें जो है वो कह सकते हैं कि जो ITI या IT विभाग के लोग होते हैं जिसको हम कहते हैं कि जो एक वैज्ञानिक रूप में या कह सकते हैं कि इंजीनियर के रूप में जो हमें देखने को मिलते हैं। इंजीनियर्स ये उस समय के आर्किटेक्चर थे, यानी कि जो आर्किटेक्ट होता है यानी कि मकानों को बना भवनों का निर्माण करने वाला जो होता है उसको आर्किटेक्ट कहा जाता है। तो ये प्राचीन काल के आर्किटेक्ट के रूप में थे और कह सकते हैं ये इंजीनियर ही उस प्रकार के उस काल के इंजीनियर हमें देखने को मिलती है। उसके बाद हम देखेंगे घट्टाकार, ये जो थे
चौथे जो थे वह थे घटकारर। यह जो थे ये उस समय कवि के रूप में कार्य किया करते थे। हम इनको देखेंगे कि यह उस समय उस काल के, सॉरी माफ कीजिएगा, यह उस काल के, यह एक कूटनीतिज्ञ थे, कूटनीतिक थे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जब हमने मौर्य वंश पढ़ा था तो उसमें हमने चाणक्य को देखा था, वो एक अच्छे कूटनीतिज्ञ जो थे वो थे। तो उसमें भी हम देखते हैं कि यह जो है वह एक कूटनीति के रूप में जो है वह कार्य किया करते थे। उसके बाद हम देखेंगे धन्वंतरी के बारे में। जो पांचवें हैं उनका नाम है धन्वंतरी। जो धन्वंतरी है, आपको पता है कि इनके बारे में हमें काफी ज्यादा जो वर्णन है वह देखने को मिलता है। यह एक चिकित्सक थे, यह एक चिकित्सक थे। यानी कि आप कह सकते हैं कि प्राचीन काल में जो वैद्य हुआ करते थे, जो एक सर्जन का काम करते थे और जो युद्धों में घायल हुए जो सिपाही होते थे उनका उपचार किया करते थे, तो यह वह कार्य किया करते। यानी जो धन्वंतरी थे वह उस समय के जो शासनकाल कह सकते हैं कि इनके एक वैद्य के रूप में जो है वो कार्य किया करते थे। उसके बाद हम देखेंगे अमर सिंह। जो छठे हैं वो है अमर सिंह। जो अमर सिंह है, इनके बारे में आपको बता दूं कि यह एक कह सकते हैं कि कौशल को प्राप्त किए हुए कोषकार थे। यानी कि यह जो कोष होता था, जो धनराशि रखी जाती थी, कोषकार थे। इन्होंने कोषकार का जो कार्य है वो किया था। उसके बाद हम देखेंगे आठवां जो है, सॉरी सातवां जो है, हमें सातवां जो वर्णन देखने को मिलता है वह हमें देखने को मिलता है छपड़क। छपड़क जो थे, यह उस समय के जो छपड़क थे, यह उस समय फलित ज्योतिषी के, ज्योतिष के एक कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा घनिष्ठ जानकार थे। उसके बाद हमें जो आठवां देखने को मिलता है, यानी कि जो आठवां है वह हमें देखने को मिलते हैं वर रुचि। वर रुचि, यह जो थे, इन्होंने इनके बारे में जो हमें वर्णन देखने को मिलता है, यह व्याकरण या प्राकृतिक जो प्राकृतिक वातावरण हुआ करता था, प्राकृतिक प्रकाश के लेखक हैं। प्राकृतिक प्रकाश के लेखक के रूप में कार्य किया करते थे। अब हम देखेंगे सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है वरामहिर। जो नौवें हैं वह है वरामहिर। ये वरामहिर के बारे में आपको पता होगा कि यह ज्योतिषाचार्य की, यानी कि ज्योतिष में कह लीजिए, चिकित्सा में कह लीजिए, ये सर्व उस समय के ये सर्व रूप से हमें देखने को मिलती है। खगोल विज्ञान के खगोल शास्त्र के कह सकते हैं, शास्त्र के यह जानकार थे, या कह सकते हैं जानकार कह सकते हैं, या प्राचीनतम भाषाओं में अगर कहें तो यह एक पूर्ण रूप से जो जानकारी थी इनको प्राप्त थी। ये ज्योतिष खगोल शास्त्र के यह इतिहासकार कार्य के रूप में इनको प्रसिद्धि मिली है, इनके बारे में एक पॉइंट आप और इस बात को नोट कर लीजिएगा कि यह जो थे
वो फलित ज्योतिष की प्रेरणा इनको भी मिली थी। यानी कि आप देखेंगे कि यहाँ पे फलित ज्योतिष हमें देखने को मिलता है, तो इनको भी फलित ज्योतिष का जो था वह ज्ञान था। इनको भी फलित ज्योतिष का जो ज्ञान हमें है वह देखने को मिलती है। प्रसिद्धि जो है फलित ज्योतिष का इनको माना जाता है। और एक पॉइंट आपको बता दें कि यह जो थे वह वरामहिर जो थे वो वास्तु विद्या में भी महान आचार्य थे। यह वास्तु विद्या में भी महान प्रसिद्धि इन्होंने पाई थी। प्राप्त की थी। इस प्रकार से हम देखेंगे कि हमने इनके जो 9 कह सकते हैं कि इनके बारे में जो 9 बातें थी, मैंने आपको बताया कि इनके जो 9 रत्न थे उनके बारे में मैंने आपको वर्णन दे दिया। तो आप इन सभी का जो नाम है और इनके जो काम है ये आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि वरामहिर जो है और कालिदास, इनके बारे में हमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। यानी कि जो वरामहिर है और जो कालिदास है इनके बारे में हमें सबसे ज्यादा धन्वंतरी के बारे में देखने को मिलता है। धन्वंतरी का एक हमें अभिलेख भी मैंने आपको बताया था कि उनका हमें अभिलेख देखने को मिलता है। यह इनके सेनापति के रूप में कार्य करते हैं या वहाँ पे थे, तो इन्होंने एक अपना वहाँ पे रह करके एक अभिलेख जो है उसका वर्णन हमें देखने को मिल रहा है। तो हमने इस प्रकार से इन सभी बातों पे जो है वो बातें कर ली। और उसके बाद आपको बता दें कि इनके जो धर्म थे, मैंने आपको बताया कि जो चंद्रगुप्त प्रथम थे यानी कि चंद्रगुप्त जो द्वितीय थे, इनका जो धर्म है वह भागवत धर्म देखने को मिलता है, क्योंकि इन्होंने तमाम जो भागवत धर्म के बारे में जो कार्य है वो इन्होंने किया था। तो इस प्रकार से हमें इनके बारे में वर्णन देखने को मिलता है कि इन्होंने यह जो कार्य किया है वो इसी में हमें देखने को मिल जाता है। तो इसी प्रकार से हम देखेंगे कि आज की जो हमारी क्लास है वो यहीं तक रहेगी, और कल का जो हमारा क्लास होगा वो कुमारगुप्त प्रथम से लेकर के और आगे के जो शासक होंगे उनके ऊपर हमारा क्लास आगे का आधारित होगा। तो हम अभी गुप्त वंश पे हैं, अभी गुप्त वंश के बाद हमें आगे जो क्लास है वो करनी है। तो आज की क्लास जो हमारा है वो हमने चंद्रगुप्त जो द्वितीय थे और हमने कुमारगुप्त के बारे में जो सारी बातें थी वो जाना, और हमने इनके बारे में जो सारी बातें थी आपसे शेयर की, आपको बताया, आपको समझाया। और आगे की जो क्लास होगी उसमें हम कुमारगुप्त प्रथम के बारे में सारा वर्णन करेंगे। तो चलते हैं। जय हिंद।